हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक शानदार सेशन के साथ। यूपीपीएससी एपीएस कंप्यूटर बेस्ट 50 क्वेश्चंस एग्जाम बिफोर एग्जाम डे 5, डे 1 से लेकर डे 4 तक अराउंड 200 क्वेश्चंस पर चर्चा कर चुके हैं और अगेन 250 क्वेश्चंस के साथ यानी बेस्ट 50 क्वेश्चंस के साथ में आ चुके हैं एक बार फिर से वही फीलिंग लेकर जो कि एग्जाम में आपको आने वाली है। डर रहता है एग्जाम में कि पता नहीं कर पाए या ना कर पाए। इतनी आपने प्रिपरेशन करी है। कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तब जाकर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कंप्यूटर में और बाकी सब्जेक्ट्स में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। तो बिल्कुल मेहनत आप लोगों की ही है, लेकिन आप क्रेडिट हमको देते हैं कि सर आपने बढ़िया पढ़ाया, लेकिन मेहनत तो आप लोग की भी है ना। जो आपने इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ा, आप सफल होते हैं तो आप कहते हैं थैंक यू सर, आपने जो पढ़ाया वो सब आया, लेकिन असली क्रेडिट तो आपका है, क्योंकि आपने दिन रात लग के उस कंटेंट को पढ़ा, उस कंटेंट को समझा, उसकी बारीकी को समझा, और तभी तो आप एग्जाम में जाकर कर पाए। इसका मतलब पढ़ाया हुआ तो आता है, लेकिन आपने उसको इतनी शिद्दत से पढ़ा है, ये मैटर करता है। तो चलिए गाइज, एक बार फिर से 7 जनवरी वाले पेपर को देखते हैं कि किस तरीके का पेपर आने वाला है और आप यहां पर कितना स्कोर कर पाएंगे। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया, सेशन के लास्ट में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर कितना स्कोर किया, हमने इतना स्कोर किया, बताइएगा जरूर। टारगेट रखते हैं, आज का टारगेट है 43 क्वेश्चंस का। अगर आप 40 प्लस कर पाते हैं या 43 प्लस कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफर साइड है। तो चलिए एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से एनालाइज करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि कोर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं, यूपीपीएससी एपीएस के कोर्स से, वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। इस कोर्स में क्या क्या मिल रहा है आपको, 55 आवर्स यानी 55 वीडियोस 60 घंटे की, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल रही है, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं और पूरा सिलेबस मिल रहा है। यानी हर एक टॉपिक डिटेल में, उसके साथ में उसके एमसीक्यूज, उसके साथ में उसकी पीडीएफ। इसका मतलब कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सर वैलिडिटी कितनी है? 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आपको मिल रहा है। और वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, पीडीएफ की मदद से रिवाइज करिए, और अगर पीडीएफ की मदद से भी रिवाइज कर चुके हैं तो एक बार वीडियोस को दोबारा भी देख लीजिए, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं तो आप वीडियोस को बार बार देखते हैं तो आपको वो चीजें समझ में आती हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर इस कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन और डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी डायरेक्ट अपने कंफ्यूजन को हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जैसे कि हर एक सेशन में एक बेहतरीन क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में रहता है, और वैसे ही प्रीवियस सेशन यानी डे 4 में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय विकीपीडिया। विकीपीडिया द्वारा किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? हम सब जानते हैं विकीपीडिया एक बहुत फेमस इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट है, जहां पर कोई भी इंसान खुद एडिट कर सकता है किसी भी कंटेंट को, किसी भी लिखे गए पोस्ट को, और खुद लिख भी सकता है, यानी एडिट भी कर सकता है और पोस्ट भी कर सकता है किसी भी कंटेंट को, जिसे विकीपीडिया विकीपीडियंस के नाम से जानती है। ये एक वॉलेंटियर सर्विस होती है, एक अपनी इच्छा से की गई सर्विस होती है। वहीं विकीपीडिया की बात करें तो ये इस काम को करने के लिए एक खास तरीके के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, और वो सॉफ्टवेयर है दोस्तों मीडिया विकी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 4। मीडिया विकी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विकीपीडिया पर किसी भी आर्टिकल्स को पब्लिश किया जाता है और कंटेंट को एडिट किया जाता है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपके सामने, तो शुरू हो जाइए आंसर देने के लिए। डैश इज अ विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट unnecessary fragment and unused disk space to optimize the operations। डैश एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन को अनुकूलित करने के लिए अनावश्यक टुकड़ों और उपयुक्त डिस्क स्थान का पता लगाता है और उन्हें हटा देता है। यानी ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है विंडोज में जो यूज्ड स्पेस को एक तरफ करता है और अनयूज्ड स्पेस को एक तरफ करता है, जिसकी मदद से आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट भी हो जाती है। बिल्कुल सही आपने पहचाना, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर की बात करें तो यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि आप अपने कमरे को कई बार व्यवस्थित करते हैं, है ना। जब एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद, पढ़ लिखने के बाद में जब आपको समय मिलता है, तो संडे को या किसी एक खास विशेष दिन में आप क्या करते हैं, अपने कमरे को, अपने घर को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं कि चलो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और सुंदर भी लगेगा देखने में। तो ठीक वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी डिस्क डीफ्रैगमेंटर की मदद से यूज्ड स्पेस और अनयूज्ड स्पेस को अलग अलग करता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर की स्पीड भी इससे क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड या हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट। What is the maximum number of primary partitions that can be created on a hard disk in Windows operating system? Windows operating system में हार्ड डिस्क पर प्राथमिक विभाजन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं और हमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को पार्टीशन करना है, विभाजित करना है, तो प्राइमरी पार्टीशंस की जो संख्या है वो कितनी होगी? 1, 2, 3 या 4 पार्टीशंस? बिल्कुल सही करेक्ट जवाब है 4 प्राइमरी पार्टीशंस। हम लोग ज्यादातर केस में जो पार्टीशंस बनाते हैं प्राइमरी लेवल पे, एमबीआर में जाकर, मेमोरी बूट रिकॉर्ड पे जाकर, वो बनाते हैं 4 तरीके के। यानी आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 प्राइमरी पार्टीशंस इज द करेक्ट आंसर। क्या हम 4 से ज्यादा पार्टीशंस बना सकते हैं? बिल्कुल। आज के समय पर एसएसडी या हार्ड डिस्क में हम 4 से ज्यादा पार्टीशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशंस की अगर बात की जाए तो हमेशा आंसर 4 प्राइमरी पार्टीशंस ही होगा, जिसको आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव के रूप में भी जानते हैं। वेरी गुड। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड to minimize all open windows and displays in the screen? स्क्रीन में सभी खुली हुई विंडो और डिस्प्ले को छोटा करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम सभी ओपन एप्लीकेशंस को मिनिमाइज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं? बताइए, बहुत आसान है। ऑल्ट डी, शिफ्ट एम, विंडोज प्लस डी या कंट्रोल प्लस डी। हम सब जानते हैं मिनिमाइज करने के लिए विंडोज के साथ में डी प्रेस करते हैं, तो आंसर क्या हो गया? थर्ड इज द राइट वन। विंडोज एल प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा और विंडोज डी प्रेस करेंगे तो जितनी भी ओपन एप्लीकेशंस हैं वो सब मिनिमाइज हो जाएंगी। वेरी गुड, नेक्स्ट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। बताइए, कह रहा है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है या किस सॉफ्टवेयर के सबसे सामान्य प्रकार में आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दीज? हम सब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है। क्या इसके बिना कंप्यूटर चल सकता है? बिल्कुल नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, और ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके बिना हमारा कंप्यूटर चल नहीं सकता या हमारे सिस्टम या गैजेट को चलाने के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स माने जाते हैं, उन्हें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा? नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, ब्राउजर्स, ये एप्लीकेशन है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, बैकअप लेने वाले सॉफ्टवेयर्स, ये सब हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्पीड करते हैं। या एंटीवायरस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, मिल गया आंसर। अगला क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन विंडोज 10 और 11 ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ पार्ट ऑफ योर स्क्रीन? आपकी स्क्रीन के हिस्से का स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर आप चाहते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्क्रीनशॉट लेना या कट करना, तो हम लोग एक खास तरीके के टूल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्निपर टूल। और स्निपर टूल को एक्टिवेट किया जाता है किस शॉर्टकट की मदद से? मुझे बताइए। विंडोज के साथ एस, विंडोज के साथ शिफ्ट और एस, विंडोज के साथ वी, या विंडोज के साथ डी? बिल्कुल सही आपने पहचाना है। विंडोज शिफ्ट और एस की मदद से हम लोग क्या करते हैं? स्निपर टूल नाम के सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, हम लोग कुछ भी कट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कुछ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्निप कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? स्क्रीनशॉट की बात करें, स्निपर टूल की बात करें, या स्क्रीन पर किसी हिस्से को हमें काटना हो, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो क्या है? विंडोज शिफ्ट और एस। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अ डेटाबेस यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज नोन एज? अ डेटाबेस यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के द्वारा जो डेटाबेस इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है, जहां पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन की गई है, उस डेटाबेस को क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को क्या कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन। रिकॉर्ड, कुकीज, कैशे या रजिस्ट्री? बहुत बढ़िया, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। इतना तेज कैसे हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, मेरी संगत का असर है। वेरी गुड। तो बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? रजिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रजिस्ट्री होती है, ये क्या होती है? जहां पर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा डेटाबेस या कॉन्फ़िगरेशन या बूटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसी को बोलते हैं क्या? रजिस्ट्री। ठीक है। और रजिस्ट्री एडिटर नाम का एक प्लेटफॉर्म भी होता है, जिस पर जाकर आप कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो दिस पैनल इज कॉल्ड रजिस्ट्री एडिटर। नेक्स्ट, डैश इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम that manages operations of computer and hardware। कह रहा है डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय घटक है, ठीक है, जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है। मतलब ये सेंट्रल कंप्यूटर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये एक सेंट्रल कंपोनेंट है, ये मेन कंपोनेंट है, जिसके बिना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम ही नहीं कर सकता, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन ही नहीं होगा। दैट मैनेज ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के सभी ऑपरेशंस को, सभी कार्यों को मैनेज करने में मदद करता है। ये क्या है दोस्तों? रजिस्ट्री, विजेट्स, इंटरप्ट या कर्नल। जैसे मिलिट्री में होते हैं कर्नल, जो पूरी मिलिट्री के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मैनेज करते हैं, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी होते हैं कर्नल,
जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक तरीके से मैनेज करने के लिए काम करते हैं या कंट्रोलिंग करने के लिए ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज कर्नल। वेरी गुड। नेक्स्ट, विंडोज इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डैश। कह रहा है विंडोज कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है। विंडोज एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है। विंडोज एक सिंगल टास्किंग है? जी नहीं, सिंगल टास्किंग में आता है आपका डॉस। तो डॉस की बात तो हो नहीं रही, विंडोज की बात हो रही है, तो सिंगल टास्किंग होगा नहीं। जीयूआई बिल्कुल सही, विंडोज एक जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन डेवलप किया है इंटेल ने? जी नहीं, यह भी गलत हो गया। विंडोज एक मल्टीटास्किंग है, बिल्कुल सही, और डेवलप किया है इंटेल ने? यह भी गलत हो गया। विंडोज एक मल्टीटास्किंग है, बिल्कुल सही, और डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी इसका करेक्ट आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सही किया आपने इस पर विचार कि विंडोज क्या है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका इस्तेमाल हम लोग सर्वर पर भी कर सकते हैं, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, कई सारे टास्क इस पर ओपन किए जा सकते हैं। और डेवलप किसने किया है? बिल गेट्स के द्वारा, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ की इज यूज्ड। कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को अगर हमें रीस्टार्ट करना है या टास्क मैनेजर को ओपन करना है, तो हम लोग जिस शॉर्टकट की का यूज करते हैं वो क्या है? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट है, जिसे 3 फिंगर की के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 3 फिंगर की, क्योंकि इन तीनों कीज को एक साथ दबाने पर ही ये काम करती है, सिस्टम को रीस्टार्ट करने में मदद करती है या टास्क मैनेजर को ओपन करने में मदद करती है। तो करेक्ट आंसर हो गया कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। वेरी गुड। इन एमएस वर्ड 2021 ईच पेज ऑटोमेटिकली हैज डैश मार्जिन बाय डिफॉल्ट। एमएस वर्ड 2021 में प्रत्येक पृष्ठ पर डिफॉल्ट रूप से स्वचालित रूप से डैश मार्जिन होती है। सोचो, एमएस वर्ड के लेटेस्ट वाले वर्जन की अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन है वो कितनी है? 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच या 2 इंच? बिल्कुल सही। नए वाले वर्जन्स के केस में जो आपके मार्जिन है सभी दिशाओं में, वो है आपकी 1 इंच, यानी करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन, 1 इंच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज साइज इन एमएस वर्ड 2021? आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड 2021 में डिफॉल्ट पृष्ठ आकार क्या है? लेटर, A4, A3 या लीगल? सोचिए। लेटेस्ट वाले की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो पेज का साइज है बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड की अगर बात करें तो वो क्या है? लेटर है, A4 है? A4 तो नहीं है। A3 है? जी नहीं। लीगल है? बिल्कुल नहीं। लेटर है आपका बाय डिफॉल्ट पेज साइज लेटेस्ट वाले वर्जन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लेटर, जिसके इंचेस में अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इंचेस में पूछ लेते हैं। तो आंसर है 8.5 इंटू 11 इंचेस। लेटर 8.5 इंटू 11 इंचेस। क्या ये सभी आपके पेज साइजेस हैं? लेटर, A4, A3, लीगल? जी हां, ये सभी पेज के साइजेस हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है वो कौन सा है? लेटर। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 2019 या 2021, यानी फिर से लेटेस्ट वाले वर्जन की बात हो रही है, विच टैब इंक्लूड्स ऑप्शन लाइक न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट? एमएस वर्ड 2019 या 2021 में किस टैब में न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट जैसे विकल्प शामिल हैं दोस्तों? सोचो, ये तो प्रैक्टिस से आएगी चीज, और आप जानते हैं कि ये आएगा क्वेश्चन जरूर। इस तरीके का जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये ऑप्शन किस टैब में है। बताओ,
इंसर्ट, रिव्यू, रेफरेंसेस या व्यू। तो मैंने आपको कैसे याद कराया था कि विंडोज मिल जाए, विंडो से हम क्या करते हैं, देखते हैं, खिड़की खोलते हैं और नजारे देखते हैं बाहर के, यही करते हैं ना। विंडोज किस लिए लगाई जाती है, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, व्यू देखने के लिए। तो इसका मतलब विंडोज अगर कहीं भी मिल जाए तो आंसर क्या होगा, व्यू इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं एमएस वर्ड आपने ओपन किया, व्यू पर आपने क्लिक किया और व्यू पर क्लिक करके आपको यहां पर एक विंडो का पैनल मिलता है, विंडो टैब मिलता है, जिसमें न्यू विंडो, अरेंज ऑल और स्प्लिट यानी डिवाइड भी कर सकते हैं विंडो को। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर पब्लिशिंग वेब डॉक्यूमेंट। वेब दस्तावेज प्रकाशित करने के लिए डैश सबसे सामान्य प्रारूप है। बताओ मुझे, अगर आपको कोई वेब डॉक्यूमेंट क्या करना है, पब्लिश करना है। वेब डॉक्यूमेंट का मतलब, वेब दस्तावेज का मतलब वेबसाइट, वेब पेज। अगर आपको वेबसाइट बनानी है या वेब पेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस की मदद से, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट या जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग एक वेबसाइट को बनाते हैं, वेब पेजेस को बनाते हैं। यहां पर क्या मिल रहा है हमें, HTTP नहीं, ये तो प्रोटोकॉल है। HTML जी हां, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बिल्कुल सही है। URL जी नहीं, ये तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जिसे एड्रेस बोलेंगे। ब्राउजर जी नहीं, क्योंकि ब्राउजर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पर हम ओपन करते हैं किसी भी वेबसाइट और वेब पेज को। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है, फॉर पब्लिशिंग वेब डॉक्यूमेंट्स, यानी पब्लिश यानी क्रिएट किसकी मदद से करेंगे, तो HTML भी सही है, CSS भी सही है और जावास्क्रिप्ट भी सही है। लेकिन ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, HTML, दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। और HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 5 है ना। देखो इसके लोगो में ही आपको दिख रहा होगा 5, और HTML का लेटेस्ट वर्जन है 5, CSS का लेटेस्ट वर्जन है 3, लोगो में ही आपको दिख रहा है ना, याद रखिएगा इस बात को भी। डैश इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंटरनेट वेयर पीपल एंजॉय कंट्रोल ओवर देयर डेटा। कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट पर एक विकेंद्रित रूप है जहां लोग अपने डेटा पर नियंत्रण का आनंद लेते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्ल्ड वाइड वेब, W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम या वेब 3.0। वेरी गुड गाइस, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट द करेक्ट आंसर इज वेब 3.0। हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली द्वारा डेवलप किया गया था, जिसका मेन मकसद था इंटरनेट यानी सर्वर पर स्टोर डेटा को ब्राउजर पर डिस्प्ले कर दिया जाए, क्लाइंट रिक्वेस्ट करे और सर्वर इसको रिस्पॉन्स करे। इसीलिए www और HTTP के कॉन्सेप्ट को बनाया गया। लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया चीज कर दी, वो क्या है, वेब 3.0। ये क्या करता है, देखिए वेब 1.0 आया जिसने कहा कि हम इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ वेबसाइट्स लॉन्च करेंगे, जैसे विकिपीडिया हो गया। ये किस में आया, विकिपीडिया या गूगल के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ये वेब 1.0 का पार्ट है। वेब 2.0 में क्या आया, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ये सब जो हमारे आए, ये किसके पार्ट थे, वेब 2.0 के। वेब 3.0 में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, यानी क्रिप्टो करेंसी। जहां पर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाती है, जहां पर बिटकॉइंस की बात की जाती है, ये है ना डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म। तो इसे क्या बोलते हैं, वेब 3.0। IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का मतलब क्या होता है, जब भी हम अपने नॉर्मल गैजेट्स को, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, इन्हें बोलते हैं IoT। जैसे स्मार्ट वॉचेस IoT का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। होम ऑटोमेशन करना
IoT का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? www, जिसकी मदद से इंटरनेट पर स्टोर इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर पाते हैं। W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में पूरा मैनेजमेंट संभाल रही है कि 3G आना चाहिए या 4G, 4G के बाद 5G क्या करेगा, 5G के बाद 6G में क्या क्या काम होगा, 7G क्या होगा। इन सब पर मैनेजमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, दैट इज कॉल्ड W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वेरी गुड, आगे देखिए। डैश इज अ प्राइवेसी ओरिएंटेड वेब ब्राउजर अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉइड एंड was फाउंडेड by गैब्रियल विंसबर्ग। डैश एक गोपनीयता उन्मुख वेब ब्राउजर है। गोपनीय यानी एनोनिमस तौर पे हमारी इंफॉर्मेशन को पब्लिश होने से बचाता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है, प्राइवेट रखता है। ऐसे ब्राउजर का नाम बताइए जो iOS और एंड्रॉइड दोनों में उपलब्ध, और इसकी स्थापना गैब्रियल विंसबर्ग द्वारा की गई थी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है डक डक गो, जो कि पूरे तरीके से क्या है? प्राइवेट है, सिक्योर्ड है। वेरी गुड, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर? ये तो आप सब जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है? सबसे पहला ब्राउजर कौन सा है? www, जिसको आगे नाम बदल के नेक्सस किया गया था। लेकिन पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर दोस्तों कौन सा है? तो आंसर है दैट इज मोसैक, यानी फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। मोसैक इज दी फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। या ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट GUI बेस्ड वेब ब्राउजर। GUI का मतलब भी क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI पूछें या ग्राफिकल पूछें, कंफ्यूज मत होना, बहुत प्रेम के साथ लगा देना मोसैक। वेरी गुड। डैश इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर गूगल एंड अदर सर्च इंजन यूज टू स्कैन द वेब। डैश सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग गूगल और अन्य खोज इंजन वेब को स्कैन करने के लिए करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन का मतलब? जब भी हम लोग गूगल या दूसरे सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो सर्च इंजन क्या करता है? हमारी इंफॉर्मेशन को सर्वर में स्कैन करता है, और जहां पर भी उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी मिल रहा होता है उसको हमारे ब्राउजर पर पब्लिश कर देता है। ये काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? कुकीज, ब्राउजर, क्रॉलर या इंडेक्स? हम लोग सब जानते हैं और हम लोग ने कई बार पढ़ा भी है कि गूगल सर्च इंजन या सर्च इंजन बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो करता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आपका क्रॉलिंग करना। तो आंसर क्या होगा? क्रॉलर की मदद से ही वो स्कैन करता है चीजों को। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, वेब क्रॉलर, या सिर्फ क्रॉलर के नाम से भी इसको जानते हैं, या कई बार इसको हम लोग स्पाइडर भी बोलते हैं। तो क्रॉलर बोले, स्पाइडर बोले, एक ही बात है। वेरी गुड, नेक्स्ट। इट इज अ स्पेशल टेम्परेरी ऑल्टरेशन ऑफ द लोगो ऑन गूगल सर्च इंजन होम पेज इंटेंडेड टू कॉमेमोरेट हॉलीडेज, इवेंट्स या अचीवमेंट्स। डैश गूगल खोज इंजन मुख्य पृष्ठों पर लोगों का एक विशेष अस्थायी परिवर्तन, छुट्टियां, घटनाओं, उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। कई बार आप लोग देखते हैं गूगल अपने लोगों को बदल लेता है, और अलग अलग फेस्टिवल्स में, अलग अलग यू कैन से इवेंट्स में या अचीवमेंट्स में वो अपने लोगों के आकार को, लोगों के डिजाइन को बदल लेता है, और इसे क्या बोलते हैं? गूगल मैप्स, गूगल बिजनेस, गूगल इमेजेस या गूगल डूडल? बिल्कुल सही आपने पहचाना, दैट इज कॉल्ड गूगल डूडल। कई बार आपने देखा होगा गूगल क्या करता है, जैसे क्रिसमस है तो क्रिसमस के तरीके से गूगल को क्या करता है? अरेंज कर लेता है। वहां पर कुछ सेंटा क्लॉजेस, कुछ इससे रिलेटेड ट्रीज, कुछ इससे रिलेटेड डिजाइनिंग, है ना, इस तरीके से वो आपको एनिमेटेड फॉर्म में गूगल डूडल के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड अ सर्विस ऑफ गूगल,
that is called Google Doodle. Next, dash programs are automatically loaded and operates as a part of browser. डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउजर के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं। सोचो जरा, ब्राउजर में चलते हैं, संचालित यानी मैनेज होते हैं ब्राउजर में, लोड होते हैं ब्राउजर में ऑटोमेटिकली और ब्राउजर की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। ब्राउजर की जो क्षमता है, जो ताकत है, उसको इंक्रीज कर देते हैं। ये क्या है? सर्च इंजन, प्लगइन्स, कुकीज या एड-ऑन्स। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज प्लगइन्स। जो ब्राउजर की कैपेसिटी को बढ़ाए, जो ब्राउजर को एक पावर दे दे, उसे क्या बोलेंगे? प्लगइन्स बोलेंगे। नेक्स्ट, डैश एड अ लेयर ऑफ इंक्रिप्शन enhancing security by protecting data exchange between the user and the server. डैश इंक्रिप्शन की एक परत जोड़ता है जो उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा की सुरक्षा करके सुरक्षा को बढ़ाता है। क्या है ये? ISP, HTML, HTTPS, W3C एंड कुकीज। सोचो, इनक्रिप्ट करता है। इंक्रिप्शन का मतलब कि डेटा को सिक्योर करता है, सिक्योरिटी को बढ़ाता है, प्रोटेक्ट करता है। इन सब के लिए किसका यूज करते हैं? आओ एक एक करके देखते हैं। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे BSNL हो गया, VSNL हो गया, जो आपकी आइडिया है, जियो है, ये ISP है। इनका काम इंक्रिप्ट करना तो होता नहीं है। HTML बिल्कुल नहीं, ये एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है, मार्कअप लैंग्वेज। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसका काम ही है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यानी थर्ड ऑप्शन हो सकता है HTTPS, जो सिक्योर करता है HTTP को SSL के द्वारा, सिक्योर्ड सेशन लेयर के द्वारा, या SSL का मतलब एक ऐसी लेयर जिसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी वेबसाइट को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड SSL। तो HTTPS क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये तो सही लग रहा है। W3C एंड कुकीज, बिल्कुल नहीं। W3C क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और कुकीज आप लोग जानते हैं क्या होती है? टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हमारे द्वारा यानी यूजर के द्वारा सर्च की गई इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। तो आंसर क्या बन गया? थर्ड इज द राइट वन, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड इज द राइट वन। और SSL सिक्योर सेशन लेयर के द्वारा इसको इंक्रिप्ट किया जाता है, यहां पर डेटा को प्राइवेट यानी सिक्योर किया जाता है। और अब हम लोग SSL की जगह पर TLS का प्रयोग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, योर वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड अदर डेटा फाइल्स में गेट इन्फेक्टेड बाय समथिंग कॉल्ड अ डैश वायरस। आपकी वर्ड दस्तावेज की जो फाइल्स हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट है और अन्य डेटा की जो फाइल्स हैं, उनमें एक वायरस नामक किसी चीज से संक्रमित हो सकती है। वो कौन सी है? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनमें अटैक करने वाला जो वायरस है, माइक्रोसॉफ्ट का जो दुश्मन है, वो कौन है? मैक्रो वायरस, जिसको मैक्रोस यानी विजुअल बेसिक के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है और इसका काम है कि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की फाइल्स को करप्ट करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? मैक्रो वायरस इज द करेक्ट वन। रैंसमवेयर क्या होता है? जो हमारे सिस्टम में एंटर करता है, फाइल्स और फोल्डर को लॉक कर देता है और उसको खोलने के लिए कुछ फिरौती मांगता है कि इतने डॉलर, इतने बिटकॉइंस इस बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर कर दीजिए, तब जाकर आपकी फाइल्स या फोल्डर्स को ओपन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। रैंसमवेयर। बूट सेक्टर वायरस, जो कि बूटिंग टाइम पर इंपैक्ट करता है, जो कि सिस्टम को ओपन होने से रोकता है, लोड होने से रोकता है, बूट सेक्टर वायरस है। पॉलीमॉर्फिक वायरस,
क्रिएटिंग मोर देन वन फॉर्म्स, जो अपनी कई सारी फॉर्म्स को क्रिएट करता है, एक से ज्यादा फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। जैसे कोरोना वायरस, जो अलग अलग बदल बदल के अलग अलग नामों से हमें देखने को मिलता है कि अब फलाना वेरिएंट आ गया, अब ढिमकाना वेरिएंट आ गया, ब्ला 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 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक तरीके का पॉलीमॉर्फिक वायरस है जो समय समय अपने रूप को बदलता है, अपने आप को परिवर्तित करता रहता है, दैट इज कॉल्ड गिरगिटान या पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट, डैश इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम अवेलेबल फॉर लाइनेक्स, विंडोज एंड मैक। डैश लाइनेक्स, विंडोज और मैक के लिए एक निःशुल्क और ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम उपलब्ध है। फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? पावर पॉइंट नहीं, की नोट नहीं, स्लाइड नहीं, इंप्रेस जी हां, लिब्रा ऑफिस के द्वारा इसको बनाया गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, जो फ्री है, जिसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंप्रेस। किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया? तो आप जानते हैं लिब्रा ऑफिस ये पैकेज कहलाता है जिसमें आपके कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैल्सी। कैल्सी का इस्तेमाल करते हैं एमएस एक्सेल के तरीके से, स्प्रेडशीट के तरीके से। फिर आपका आता है इंप्रेस, जो कि प्रेजेंटेशन देने में एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है ना। राइटर, राइटर भी होता है, जैसे एमएस वर्ड है, वैसे ही आपका जो लिब्रा ऑफिस है उसमें आता है राइटर। तो ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं, राइटर हो गया, कैल्सी हो गया, इंप्रेस हो गया। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं लिब्रा ऑफिस में, जैसे मैथ्स के लिए मैथ, ग्राफिकल के लिए ग्राफ्स, है ना, सो मैनी सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट, इन एमएस पावरपॉइंट 365 डैश इज अ टूल दैट डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ एनिमेटेड ऑब्जेक्ट ऑन योर स्लाइड। एमएस पावरपॉइंट 365 में एक उपकरण है जो आपके स्लाइड पर एनिमेटेड ऑब्जेक्ट की सूची को प्रदर्शित करता है। जब भी हम कोई भी एनिमेशन अप्लाई करते हैं पावर पॉइंट में, तो राइट हैंड साइड में हम उस पर अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कब क्लिक करें तब वो आए या बिना क्लिक किए वो आए। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनिमेशन पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, फोर्थ, यानी एनिमेशन पेन। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 365 कंट्रोल ई इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डैश पर्पस। एमएस वर्ड 365 में कंट्रोल ई का प्रयोग क्यों करते हैं? बहुत आसान है, हम सब जानते हैं कि एमएस वर्ड के केस में किसी भी वर्जन में कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है सेंटर अलाइन करने के लिए। तो हमें मिल गया सेकंड इज द राइट आंसर। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे, राइट के लिए कंट्रोल आर, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल और सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। कंट्रोल डी की मदद से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को भी ओपन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। डैश इज रीडिंग डिवाइस दैट रीड प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। डैश एक रीडिंग डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करता है। हम लोग जानते हैं कि एकमात्र ऐसी डिवाइस है जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करेगा और हमारे इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और वो डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर, MICR या OCR? द करेक्ट आंसर इज OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से इसको जानते हैं, जिसका मेन काम क्या है, किसी भी इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करने का। और अगर टेक्स्ट फाइल में उसने कन्वर्ट कर दिया तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं, जैसे मार्कशीट्स में बदलाव करने हो या रेलवे टिकट में या बस टिकट में। तो ये सब क्या है, इनको हम स्कैन करते हैं, इमेज में कन्वर्ट करते हैं और इमेज की फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं OCR की मदद से, और फिर उसमें हम लोग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। वेब ब्राउजर में निम्नलिखित में से कौन वेब पेजेस को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है?
वेब ब्राउजर में निम्नलिखित में से कौन वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सोचो। डिस्प्ले दी वेब पेजेस, सर्वर, रेंडरिंग इंजन, पेज इंजन या सर्च इंजन। हम लोग किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को डिस्प्ले कर सकते हैं ब्राउजर की मदद से। क्या ब्राउजर दिया हुआ है? नहीं। लेकिन ब्राउजर के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? रेंडरिंग इंजन। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जितने भी आपके ब्राउजर हैं, चाहे वो गूगल सर्च इंजन हो गया, चाहे वो गूगल ब्राउजर हो गया, ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, या फिर आपका सफारी या मोजिला फायरफॉक्स, या आपके चाइना के ब्राउजर्स यूसी ब्राउजर, ये सभी जितने भी ब्राउजर के नाम अभी मैंने लिए हैं या जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी ब्राउजर एक खास तरीके के रेंडरिंग इंजन का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन को क्लाइंट को डिस्प्ले करते हैं। जैसे गूगल ब्राउजर की बात करें, ओपेरा की बात करें या इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, ये ब्लिंक इंजन, ब्लिंक नाम के रेंडरिंग इंजन पर चलते हैं। वेबकिट इंजन, वेबकिट रेंडरिंग इंजन की बात करें तो इसका प्रयोग कौन करता है? सफारी, यानी एप्पल का जो सफारी ब्राउजर है वो वेबकिट इंजन का प्रयोग करता है। साथ ही साथ आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो अब बाय बाय हो चुका है, जो चला गया है हमें छोड़कर, जिसे हटा दिया गया है, ये ट्राइडेंट रेंडरिंग इंजन का प्रयोग करता है। और जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है, ये जो ब्राउजर है ये गीको रेंडरिंग इंजन का प्रयोग करता है। तो यानी जितने भी आपके ब्राउजर होते हैं वो एक खास तरीके के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जिन्हें बोलते हैं रेंडरिंग इंजन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम इसी तरीके का। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विक एक्सेस टूलबार इन एमएस वर्ड 2010 इज और आर इनकरेक्ट? एमएस वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट है? तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में। जरा सोचो, टॉप में क्विक एक्सेस टूलबार होता है जो आपके ऑफिस बटन के राइट साइड में दिया होता है, पुराने वाले वर्जन्स में बात करें तो। अब जरा पढ़ो एक एक करके। द क्विक एक्सेस टूलबार हैज सेव, अनडू एंड रीडू बटन बाय डिफॉल्ट। क्या क्विक एक्सेस टूलबार में 3 बटन्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, सेव, अनडू और रीडू? जी हां, ये बात बिल्कुल सही है। क्विक एक्सेस टूलबार हैज कट, अनडू एंड रीडू बटन बाय डिफॉल्ट? नहीं, कट, अनडू और रीडू बटन बाय डिफॉल्ट नहीं होते। बाय डिफॉल्ट जो टिक होता है वो 3 बटन्स पे होता है, सेव, अनडू और रीडू पे। तो यानी सेकंड वाला, क्यू वाला गलत हो गया। आर पढ़ते हैं। यू कैन प्लेस मोर बटन्स ऑन क्विक एक्सेस टूलबार। हम क्विक एक्सेस टूलबार को कस्टमाइज कर सकते हैं, एक से ज्यादा बटन अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस भी बटन को चाहें उसको हम यहां पर लाके रख सकते हैं, यानी ये सही है। देयर इज नो ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेस टूलबार फॉर शो बिलो द रिबन। कह रहा है क्विक एक्सेस टूलबार में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जिसमें लिखा रहता है शो बिलो द रिबन। गलत है, होता है। क्विक एक्सेस टूलबार अगर आपने देखा हो तो उसके नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है जिसमें लिखा रहता है शो बिलो दी रिबन, यानी ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्यू और एस वाला गलत है, तो आंसर बन गया सेकंड, ओनली क्यू एंड एस इज द राइट आंसर। यही आपके क्या है? स्टेटमेंट इनवैलिड है। अब आइए एक बार क्विक एक्सेस टूलबार को देख भी लेते हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है क्विक एक्सेस टूलबार सबसे टॉप में, जिसको आप टाइटल बार भी बोल सकते हैं। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं क्विक एक्सेस टूलबार पे, तो आपको कुछ ऑप्शंस यहां पर देखने को मिलते हैं। न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, सेंड एन ईमेल, अनडू, रीडू, शो बिलो द रिबन, मिनिमाइज द रिबन, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जिस पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन पर टिक है, सेव, अनडू और रीडू, और शो बिलो दी रिबन भी यहां पर दिया हुआ है। यही तो पूछ रहा था कि शो बिलो दी रिबन नहीं होता,
लेकिन होता है। सेव, अंडू और रीडू यही होते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। अब आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता चल गया कि क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है। हम इसमें और भी ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं, जी हां, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और इसमें और भी ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल? जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जा सकता है? सेटिंग्स, आउटबाउंड, कंपोज या ड्राफ्ट? अगर हमें कोई नया मेल लिखना है, इफ वी वांट टू क्रिएट अ न्यू मेल, तो हम किस पर क्लिक करेंगे? कंपोज मेल पर, और मेल हमारा लिखना शुरू हो जाएगा। वहां से उस विंडो पर हम कंपोज वाली विंडो पर मेल को लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है कंपोज। ड्राफ्ट क्या होता है? जहां पर हमारा मेल सेव होता है, या अभी हमने भेजा नहीं है, हमने ड्राफ्ट में क्या किया, लिख के रख लिया है, तो दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट फोल्डर। नेक्स्ट। Which among the following keyboard shortcut is used to bookmark the current web page on the web browser? आसान सा क्वेश्चन। वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट को उपयोग किया जाता है? हम लोग बुकमार्क क्यों करते हैं किसी भी वेब पेज को? ताकि दोबारा अगर उस पर आना है तो हमें यूआरएल लिखने की रिक्वायरमेंट ना हो। सिंपली हमने क्या किया, कंट्रोल डी किया और बुकमार्क कर लिया उसको। तो आंसर क्या है गाइस? दैट इज कंट्रोल प्लस डी फॉर द बुकमार्क पर्पस, है ना। इस तरीके से अगर हम बुकमार्क करते हैं तो हमें बुकमार्क पर जाकर जितने पेजेस को हमने बुकमार्क किया होता है उसको हम लोग देख भी सकते हैं। वी कैन ऑल्सो वॉच ऑल दैट यूआरएल्स विच वी डन बुकमार्क प्रीवियसली। नेक्स्ट। Dash are rules that exist at several levels in telecommunication connection. Dash ऐसे नियम है जो दूरसंचार कनेक्शन में कई स्तरों पर मौजूद है। रूल्स, रूल्स का मतलब नियम, नियम का मतलब कंप्यूटर में प्रोटोकॉल्स। तो आंसर क्या हो गया? प्रोटोकॉल्स आर रूल्स। प्रोटोकॉल्स को ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग लेवल पे कम्युनिकेशंस पर। नियम या प्रोटोकॉल एक ऐसे नियम है जो दूरसंचार कनेक्शन में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं, जैसे एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल किसी भी ईमेल मैसेज को रीड करने के लिए, HTTP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग द मेल, मेल को भेजने के लिए, और SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर का मतलब एक ऐसी लेयर जिसका मेन काम क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करना, है ना, वाया HTTPS, दैट इज सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। Very good. Next. What is the keyboard shortcut to perform redo operation in MS PowerPoint 2021? MS PowerPoint 2021 में redo ऑपरेशन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल आर, ऑल्ट आर, कंट्रोल जेड या कंट्रोल वाई? आप सब जानते हैं अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड होता है और रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई होता है। तो करेक्ट जवाब होगा कंट्रोल प्लस वाई, यानी फोर्थ इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट। डैश फर्स्ट लॉन्च द इंटरनेट इन इंडिया ऑन अगस्त 15, 1995 एंड वाज द फर्स्ट आईएसपी ऑफ वर्ल्ड। डैश ने पहली बार 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट लॉन्च किया और डैश विश्व का पहला आईएसपी था। इंडिया में इंटरनेट लॉन्च किसने किया? बीएसएनएल ने, एयरटेल ने, वीएसएनएल ने या रिलायंस ने? बताइए। इंटरनेट पे जो पहला इंडिया का जो आईएसपी रहा वो था वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इंडिया का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और दुनिया का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है टेलनेट। यानी आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 3, VSNL एंड टेलीनेट। VSNL की बात करें, विदेश संचार निगम लिमिटेड,
जिसको टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा खरीद लिया गया है। और टेलीनेट की बात करें तो ये दुनिया का पहला आईएसपी है। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रीलोड द करंट पेज इग्नोरिंग द कैशे कंटेंट। कैश्ड सामग्री को अनदेखा करते हुए वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। रीलोड करने के लिए हम लोग कई बार किसी ब्राउजर को क्या करते हैं, रीलोड करते हैं। एक तो होता है रिफ्रेश, जो F5 की मदद से करते हैं, लेकिन अगर रीलोड की बात करें तो आंसर क्या होगा, शिफ्ट प्लस F5। रीलोड करने के लिए हम लोग कंट्रोल F5 का भी यूज करते हैं या शिफ्ट F5 का भी यूज कर सकते हैं। तो रीलोड योर करंट पेज इग्नोरिंग द कैशे कंटेंट यूज टू टाइप्स ऑफ शॉर्टकट कीज, कंट्रोल प्लस F5 और शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट सबस्क्रिप्ट इन MS वर्ड 2021। ये क्वेश्चन तो गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। MS वर्ड 2021 में सबस्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। हम लोग जानते हैं सुपर स्क्रिप्ट बनाने की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और सब स्क्रिप्ट बनाने की होती है कंट्रोल इक्वल्स टू, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फंक्शन इक्वल्स टू फ्लोर 11,2। निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का मान क्या है जहां पर आपका जो फंक्शन गिवन है वो है फ्लोर 11,2। 2 की टेबल पढ़ेंगे, फ्लोर का मतलब कम, 11 से कम होनी चाहिए या 11 के बराबर होनी चाहिए। 2 की टेबल में 11 तो आता नहीं, तो यानी कम वाला होगा करेक्ट जवाब। 2 5 10, 10 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अगर यहां पर दिया होता क्या, फ्लोर की जगह पर सीलिंग, तो आंसर क्या होता, तो 11 से बड़ी वाली वैल्यू आती। 2 6 12, 12 आंसर हो जाता। तो सीलिंग के केस में आंसर होता 12, लेकिन दिया है फ्लोर तो आंसर है 10। बस। वेरी गुड। इट इज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ऑफन विद इन एन IoT नेटवर्क दैट बिकम इंफेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय malware टू बेनिफिट द साइबर क्रिमिनल्स। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि बहुत सिक्योर है ही नहीं। IoT का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यह सिक्योर नहीं है। ये हम लोग इंटरनेट को इतना एडवांस करते तो जा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट का यूज करके हम लोग ने IoT तो बना दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो बना दिया, लेकिन इसको सिक्योर नहीं कर पाए। तो यहां पर बहुत सारे अटैक देखे जाते हैं मैलवेयर्स की। यह कनेक्टेड डिवाइस का एक संग्रह है जो अक्सर IoT नेटवर्क के भीतर होता है, जो साइबर अपराधियों को लाभ पहुंचाने के लिए मैलवेयर द्वारा संक्रमित और नियंत्रित हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, राउटर, DDoS, बॉटनेट या एयर क्रैकिंग। करेक्ट आंसर है बॉटनेट। IoT में जो अपराध होते हैं उसको बनाया जाता है रोबोट की मदद से, और रोबोट के द्वारा किए गए अपराधों को बोलते हैं बॉटनेट। बॉटनेट की फुल फॉर्म होती है रोबोट नेटवर्क। बॉट को बोलते हैं रोबोट और नेट को बोलते हैं नेटवर्क। तो रोबोट नेटवर्क की मदद से इंटरनेट यानी IoT पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर कुछ हमले किए जाते हैं, जो हमले कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राउटर हम जानते हैं एक डिवाइस होती है जो कि नेटवर्किंग, इंटरनेटवर्किंग कनेक्शंस परफॉर्म करती है। DDoS क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, जो किसी भी सर्वर के फंक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। DDoS की मदद से हम किसी भी बड़े सर्वर को हैक कर सकते हैं। जैसे IRCTC वेबसाइट को अगर हम हैक करना चाहें, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एयर क्रैकिंग क्या है, वाईफाई को हैक करने के लिए, है ना, कई जगह पर आप लोग देखते हैं वाईफाई लगा हुआ है और हम वाईफाई के नेटवर्क को हैक कर लेते हैं, किसकी मदद से, इस तरीके के क्राइम को बोलते हैं एयर क्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 37, अ फाइल विद द डैश फाइल एक्सटेंशन इन MS वर्ड 2021 ओपन XML मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट फाइल।
डैश फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल एमएस वर्ड 2021 ओपन एक्सएमएल मैक्रो सक्षम दस्तावेज फाइल है। बहुत बढ़िया। हमें क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, एमएस वर्ड, और हमें साथ में दिख रहा है मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट। मैक्रोस के साथ अगर एमएस वर्ड की बात होगी तो आंसर क्या होगा, .docm होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, .docm। मैक्रोस हम लोग जानते हैं कि व्यू टैब के अंदर हमें रिकॉर्डिंग करने के पर्पज से मैक्रोस का एक ऑप्शन दिखाई देता है, और मैक्रोस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करते हैं। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड? निम्नलिखित में से कौन सा वर्डपैड का एक एक्सटेंशन है? हम लोग जानते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर जो हमें बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है, वो है वर्डपैड। और वर्डपैड की अगर बात करें तो इसका एक्सटेंशन होता है RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, RTF इज द राइट वन। TXT होता है आपका नोटपैड का, जिसको टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। XLS होता है आपका एक्सेल शीट का, और DOC होता है MS वर्ड का। नेक्स्ट, विच माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च्ड जस्ट बिफोर विंडोज 7? विंडोज 7 से ठीक पहले कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया? विंडोज XP, विंडोज ME, विंडोज विस्टा या विंडोज 2000? वेरी गुड। अगर आपको ये पूरा सीक्वेंस याद होगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, अगर ये पूरी हायरार्की आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि विंडोज 7 से पहले आया विंडोज विस्टा। तो करेक्ट आंसर बनेगा विंडोज विस्टा इज द राइट वन। विंडोज विस्टा आया 2007 में, फिर विंडोज 9 आया, विंडोज 7 आया, माफ करिएगा, विंडोज 7 आया 2009 में, विंडोज 8 आया 2012 में, विंडोज 8.1 आया 2013 में, विंडोज 10 आया 2015 में, और विंडोज 11 आया 2021 में। विंडोज 9 क्यों नहीं आया? 9 नंबर इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल द नंबर्स, है ना। इसको लॉन्च करने से बिल गेट्स काफी डरते हैं, क्योंकि 9 नंबर इनको सूट नहीं करता। तो क्या करता है, शूट करता है। यानी ये काफी न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करने वाले पर्सन है मिस्टर बिल गेट्स। तो इन्होंने जब भी 9 नंबर का इस्तेमाल किया, इनको हमेशा घाटा ही हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुए। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये 9 नंबर से बचते हैं, इसलिए 9 को किया इन्होंने अवॉइड, और लॉन्च किया विंडोज 10 और फिर विंडोज 11। वेरी गुड। पोर्ट नंबर ऑफ SMTP एंड POP3 प्रोटोकॉल इज रेस्पेक्टिवली। हम लोग जानते हैं ईमेल्स की जब भी हम बात करते हैं तो 4 तरीके की प्रोटोकॉल्स पे बात करते हैं। SMTP मेल को सेंड करने के लिए, POP3 और IMAP मेल को रिसीव करने के लिए, MIME फॉर द अटैचमेंट पर्पस, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। SMTP और POP का पोर्ट नंबर क्या है? बिल्कुल सही आपने बताया, यानी प्रिपरेशन का लेवल बिल्कुल सही जा रहा है आप लोग का। SMTP 25 पोर्ट नंबर पे और POP 110 पोर्ट नंबर पे काम करती है। यही तो आपकी खास बात है कि जो एक बार आप देख लेते हैं, जो एक बार आप कमिटमेंट कर लेते हैं, फिर तो आप अपने आप की भी नहीं सुनते, है ना। दैट इज कॉल्ड जीनियस। तो आप सब जीनियस हैं, नो डाउट। नेक्स्ट, अच्छा जीनियस हो भी क्यों ना, है ना। बात है APS के एग्जाम की, 90,000, 80,000, 1 लाख सैलरी, है ना। 1 लाख रुपए महीने सैलरी सोचिए APS उठाता है इस समय पर। तो जो इतनी सैलरी उठाएगा उसका IQ लेवल ऐसा ही तो होगा, जिसको हर चीजें याद हो, जिसे फाइल पलटने की रिक्वायरमेंट ना हो। यही तो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, कि ऐसे बंदे को हम लें जो रजनीकांत हो, जिसको सब कुछ आता हो, है ना, जो हर चीज याद कर सकता हो, जो हर चीज समझ सकता हो। और ऐसे पर्सनालिटी आप है तो सिलेक्शन होगा ही होगा। नेक्स्ट, a device that is connected to a computer but is not part of the core computer architecture is known as। वह उपकरण जो कंप्यूटर से जुड़ा है लेकिन यह कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर से कनेक्टेड तो है लेकिन इसके बिना भी काम चल जाएगा, जैसे एक्सटर्नल माउस, एक्सटर्नल कीबोर्ड, ये सब हिस्सा तो है। वेबकैम, स्पीकर्स, माइक,
लेकिन अगर ये ना हो तो भी काम चलेगा। तो आंसर है दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो आंसर क्या बनेगा? थर्ड, पेरिफेरल डिवाइसेस, जो कंप्यूटर के आसपास लगे रहते हैं और जिनके बिना भी काम चल सकता है। नेक्स्ट, डैश इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट एंटरप्राइजेस यूज टू प्रोवाइड ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज। यह है एक निजी नेटवर्क है जिसका उपयोग उद्यम विश्वसनीय तृतीय पक्षों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्राइवेट नेटवर्क है तो ये या तो इंट्रानेट होगा या एक्स्ट्रानेट होगा, क्योंकि दो ही ऐसे नेटवर्क होते हैं जो प्राइवेट है। एक इंट्रानेट जिसका इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज करते हैं, और दूसरा होता है एक्स्ट्रानेट जिसका इस्तेमाल शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स करते हैं, यानी थर्ड पार्टीज करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रानेट इज दी करेक्ट आंसर, बिना किसी शक के। वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच सोर्स कोड इज विजिबल पब्लिकली एंड एडिटेबल इज कॉल्ड। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है और संपादन योग्य होता है, वो क्या कहलाता है? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका जो सोर्स कोड है वो क्या है दोस्तों? वो एडिट भी हो सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग ओपन सोर्स की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे एंड्रॉइड जिसमें बदलाव कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइनेक्स बदलाव कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दीज आर कॉल्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश वाज रिलीज्ड इन डैश एज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑन मैकिन्टोश पर्सनल कंप्यूटर। डैश को मैकिन्टोश पर्सनल कंप्यूटर पर डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में डैश में जारी किया गया था। बताइए, एज 2005, क्रोम 2009, मोजिला 2011 या सफारी 2003? एप्पल कंप्यूटर्स, मैकिन्टोश किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्पल्स का, यानी एप्पल के ब्राउजर के बारे में बात हो रही है। और हम लोग जानते हैं कि एप्पल के केस में जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होता है वो सफारी होता है, और सफारी को लॉन्च किया गया 2003 में, यानी लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, दैट इज द करेक्ट आंसर, सफारी 2003। नेक्स्ट, डैश इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन। डैश को पहला इंटरनेट सर्च इंजन माना जाता है। सर्च इंजन जो इंफॉर्मेशन को सर्च करता है जैसे गूगल, तो आपको बताना है कि पहला सर्च इंजन कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब, पहला ब्राउजर जिसका नाम बदल के नेक्सस किया गया, आर्ची पहला सर्च इंजन, दैट इज आर्ची। क्रीपर फर्स्ट वायरस, क्रीपर फर्स्ट वायरस, दैट इज क्रीपर। फर्स्ट एंटीवायरस, रीपर। अर्पानेट फर्स्ट नेटवर्क, पहला नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अर्पानेट। वेरी गुड। माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली प्लान लेट्स यू टू शेयर योर सब्सक्रिप्शन विद योर फैमिली फॉर अप टू डैश पीपल। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट 365 परिवार योजना आपको अपने परिवार के साथ अधिकतम डैश लोगों तक अपनी सदस्यता साझा करने की सुविधा देता है। बताओ, अगर बात करें दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट 365 की, तो माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है? एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। इस सर्विस के तहत हम क्या करते हैं? प्लान खरीद लेते हैं और जितना भी अपडेट है वो उसमें मिलता रहता है। लेकिन इसको हम शेयर कर सकते हैं कितने लोगों के साथ? 6 लोगों के साथ। तो आंसर क्या होगा? 6 पीपल। एक बार हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर हम इसके प्लान को 6 लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। वेरी गुड। Gmail does have an inbox size limit of dash। कह रहा है जीमेल की जो इनबॉक्स क्षमता सीमा है वो क्या है? जीमेल एक पावरफुल मेल सर्विस। इनबॉक्स की क्या कोई लिमिट है? जी हां, 15 GB तक हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव रख सकते हैं। 15 GB वो लिमिट है जिसमें हम अपनी चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं फ्री वाले केस में। अगर हम जीमेल से वर्क स्पेस में शिफ्ट होंगे, पेड वाली सर्विस लेंगे, वहां तो हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है।
लेकिन जो इनबॉक्स का साइज लिमिट है फ्री वाले केस में वो क्या है, 15 जीबी। अब क्या किसी को 15 जीबी के बाद खरीदने की रिक्वायरमेंट है? इंडिया वाले बहुत स्मार्ट हैं, वो क्या करते हैं, पहले वाले मेल्स को डिलीट कर देते हैं, फिर से स्पेस बन जाती है 15 जीबी की, है ना। तो इस तरीके से भरता ही नहीं। टैलेंटेड है इंडिया वालों के पास, दिमाग है भाई, है ना। फ्री होने ही नहीं देते इसको, पूरी स्पेस जब भर जाती है फ्री कर लेते हैं, फिर से 15 जीबी बन जाती है। अरे सर, और भी तो ईमेल आईडी बना सकते हैं। जी हां, टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं। क्या करेंगे, बहुत सारे जीमेल अकाउंट बना लेंगे, कुछ मेल उसमें मंगवाएंगे, कुछ उसमें मंगवाएंगे, कुछ उसमें मंगवाएंगे। अब बताओ कैसे भरेगा, है ना। तो दैट इज द लिमिट ऑफ 15 जीबी। नेक्स्ट, इन इंडियन रेलवेज dash ticket comes as a PDF attached to an email, whereas dash ticket you can only open them directly in your application. भारतीय रेलवे में डैश टिकट एक ईमेल के साथ संलग्न पीडीएफ के रूप में आते हैं, जबकि डैश टिकट आप केवल सीधे हमारे एप्लीकेशन पर ही खोल सकते हैं। बताइए, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवेज में बेसिकली दो तरीके के टिकट्स होते हैं। एक टिकट होता है आपका ई टिकट, जिसको इलेक्ट्रॉनिक टिकट बोलते हैं। ई टिकट क्या है, जो हमें मेल पर मिल गया। जब हमने रजिस्टर किया, मेल कोई टिकट बुक किया और हमारे मेल पर अगर कोई टिकट आया है तो वो टिकट कैसा होगा, ई टिकट होगा। और दूसरा टिकट होता है जो कि हमें सीधे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलता है। अगर हमने मोबाइल ऐप के द्वारा टिकट बुक किया तो हमें टिकट वहीं एप्लीकेशन के विंडो पर देखने को मिल जाएगा, और उस टिकट को हम बोलते हैं मोबाइल टिकट। समझ में आया? तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। भारतीय रेलवे में ई टिकट एक ईमेल के साथ संलग्न पीडीएफ के रूप में आता है। ईमेल पर एक पीडीएफ आती है जिसमें हमारा टिकट मौजूद होता है, और इस टिकट को हम शेयर भी कर सकते हैं। अगर हम डाउनलोड करना चाहें, शेयर करना चाहें, कर सकते हैं। जबकि जो मोबाइल टिकट होता है, आप केवल इसे सीधे, जिसे एम टिकट भी बोलते हैं, टिकट आप केवल सीधे हमारे एप्लीकेशन पर ही खोल सकते हैं, इसको शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको एप्लीकेशन पर ही देख सकते हैं। दैट टिकट इज कॉल्ड मोबाइल टिकट। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन विच ईयर कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्टेड? कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1985, 1986, 1987 या 1988? करेक्ट आंसर है 1986 में कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है। 1986। कब? 1986। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट ट्रस्टेड इनसाइक्लोपीडिया वेबसाइट? सबसे भरोसेमंद विश्वकोश वेबसाइट कौन सी है, जिस पर सबसे ज्यादा आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? ऐसी इनसाइक्लोपीडिया वेबसाइट कौन सी है? विकिपीडिया, गूगल, ब्रिटानिका या ऑल ऑफ दीज? सोचो। विकिपीडिया, क्या ये ट्रस्टेड है? क्या ये भरोसेमंद है? बिल्कुल नहीं। इसको कोई भी एडिट कर सकता है, कोई भी आर्टिकल्स पब्लिश कर सकता है, तो इस पे क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो विकिपीडिया तो होगा नहीं। गूगल, बिल्कुल नहीं। गूगल अगेन, जैसे हमने गूगल पे कुछ भी सर्च किया तो वहां विकिपीडिया वाली वेबसाइट भी आएगी, और गूगल तो कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकता है, कोई भी अपनी वेबसाइट बना के गूगल पे डाल सकता है ना। तो इसका मतलब गूगल भी नहीं, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता 100%। ब्रिटानिका, जी हां, ब्रिटानिका इनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी वेबसाइट जिस पर पब्लिश करने के लिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं प्रूफिंग के लिए। ये आपकी काफी ट्रस्टेड वेबसाइट मानी जाती है। तो आंसर होगा दोस्तों ब्रिटानिका, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जो कि विकिपीडिया का एक बहुत टक्कर देती हुई एक कंपनी है, एक ऐसी वेबसाइट जो काफी फेमस भी है और विकिपीडिया को काफी कंपटीशन भी दे रही है। किस मामले में?
भरोसेमंद यानी ट्रस्ट वर्दीनेस के मामले में आर्टिकल्स नो डाउट कम है, लेकिन जितने भी आर्टिकल्स हैं वो प्रूव्ड हैं, वो 100% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हो गई आपकी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इसी के साथ 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में। जैसे कि हर एक सेशन के लास्ट में आप देखते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में होता है, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बताइएगा मुझको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अगर आपको आंसर पता है तो। दिस एरर occurs when the cell size is not large or wide enough to display the content। यह एरर तब आती है कि इसमें MS एक्सेल में जब आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, जो सेल का जो कंटेंट है वो बहुत बड़ा है और कॉलम की चौड़ाई बहुत छोटी होती है, तो इस तरीके की एरर हम फेस करते हैं एक्सेल में। और इस एरर को क्या बोलते हैं? हैश नेम क्वेश्चन मार्क, हैश वैल्यू, हैश 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 एरर या हैश DIV एरर। क्या बोलते हैं इस एरर को? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर कंप्यूटर में लग रहा है कुछ कॉन्फिडेंस लड़खड़ाया हुआ या लग रहा है कि कम मार्क्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं UPPSC APS के कोर्स में, जो सिर्फ APS नहीं बल्कि अदर एग्जामिनेशंस में भी आपको मदद करने वाला है। बेस्ट कोर्स, फुल सिलेबस पर फोकस करते हुए, वीडियोस PDF और मॉक टेस्ट के साथ 55 वीडियोस का कंप्लीट पैकेज, 60 आवर्स प्लस वीडियोस आपको यहां पर मिलने वाली हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि डे बाय डे आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा होगा। अगर ये आपने सारी वीडियोस देखी हैं और देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये लग रहा होगा कि सर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और इस लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि जो पूछने का पैटर्न है वो यही है। लेटेस्ट वर्जन से एग्जाम में मिलेगा, पूरा सिलेबस आपको गिवन है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, चाहे वो विंडोज हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हो, या फिर विकीपीडिया हो, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या MS ऑफिस की बात करें, ऑफिस 365 की बात करें, पुराने वर्जन्स या लेटेस्ट वर्जन्स की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, ईमेल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज, रिजर्वेशंस को लेकर इन डेप्थ नॉलेज, विकीपीडिया और रिजर्वेशंस, चाहे वो ट्रेन हो या एयरवेज, ये पूरे सिलेबस पर आपको पकड़ बनानी होगी। प्रिंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो चाहे लेजर प्रिंटर हो या इंपैक्ट या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर या इंक्लूडिंग 3D प्रिंटर, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में जाकर आपको पढ़ना होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सेशन पसंद आया हो तो बिल्कुल एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर, कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। एक बार अपना फीडबैक भी मुझे जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।